मुझे नज़र नहीं आ रहा कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया? काफ़ी कंसिडरेबल क्लास ने कर लिया। यस मैम, तकरीबन 10 हो गए। ठीक है, अच्छा तो हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखा है कि कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड इम्पल्सेस। वेटेड एंड शिफ्टेड, जब ये जो इम्पल्सेस हैं ये हमारी शिफ्टेड हैं। तो जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर आपके पास 1, 2 और 1 है एक सिग्नल एक्स ऑफ एन, और आपका जो 0 वाला सैंपल है वो 2 पर है, तो उसको हम डेल ऑफ एन प्लस 1 प्लस 2 डेल ऑफ एन प्लस डेल ऑफ एन माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने पिछली जो जहाँ पे हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है वहाँ पर हमने एग्जांपल ली कि अगर आपका एक्स ऑफ एन एक्सप्रेस्ड एज 1, 2, 3 एंड 4, जहाँ पे जो 1 वाली वैल्यू है ये n इज इक्वल टू -2 वाला सैंपल है, जो 2 वाली वैल्यू है वो n इज इक्वल टू -1 वाला सैंपल है, जो 3 वाली वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 0 वाला सैंपल है, और जो 4 वाली वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 1 वाला सैंपल है। यहाँ तक हम अग्री करें? यस मैम, वो शिफ्ट हो रहा है मैम। ठीक है, चलिए सही। तो अब ये जो 1 वाला ये वाला जो सैंपल है जिस पे एरो है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 इंटू डेल ऑफ n प्लस 2, लिख सकते हैं। डेल ऑफ n प्लस 2 जरा प्लॉट करें सब अपने अपने पास। डेल ऑफ n प्लस 2 क्या होता है? मैम ये तो -2 पे आके प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, श्योर हो? यस तो मैम, जब मैं क्योंकि ये प्लस। ठीक है, तो अभी जब मैंने पूछा डेल ऑफ n प्लस 2 प्लॉट कर, तो किसी ने बोला ही नहीं कि डेल ऑफ n प्लस 2 कैसा प्लॉट होगा, तो ये -2 पर प्लॉट हो जाएगा। अच्छा चलो, ये नहीं, मैंने डेल ऑफ n प्लस 2 प्लॉट किया, मैंने कहा ये एक ऐसा 1 है जो कि n इज इक्वल टू -2 पर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। इस वाले सैंपल को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू डेल ऑफ n प्लस 1। अब ये सैंपल जरा प्लॉट करने की कोशिश करें। -1 पे आएगा मैम। -1 पर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 टू मैम। ठीक है, और ये वैल्यू है -1 पे। थर्ड वाली ये 3 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 3 डेल ऑफ n। 0 पे आएगा मैम। तो 0 पर डेल ऑफ n का मतलब इसकी वैल्यू 0 पर मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या है? 3, और ये 0 3 होगा। बिल्कुल सही। अब जो चौथा है 4, वो n इज इक्वल टू 1 पर है, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 4 डेल ऑफ इंटू डेल ऑफ n n माइनस, माइनस 1। बिल्कुल सही। तो ये सिग्नल बन गया 4 एट n इज इक्वल टू 1। अब आप गौर कीजिए, यानी अगर हम इन चारों को इन सब चीज़ों को ऐड करें तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट सिग्नल बन रहा है? डेल ऑफ n प्लस 2 प्लस 2 डेल ऑफ n प्लस 1 प्लस 3 डेल ऑफ n प्लस 4 डेल ऑफ n माइनस 1। और ये हमारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ n। तो हम लोगों ने जब शुरू में सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी एज दिस व्हाट इज प्लॉटेड हेयर, एक डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, से दिस इज मेथड 1 टू राइट अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दिस इज मेथड 2 बाय प्लॉटिंग अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दिस इज मेथड 3 कि कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड इम्पल्सेस। सही है? यस मैम। ठीक है, शाबाश। चलें, इसका मतलब ये है, हम इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे कि अगर हमें किसी भी इम्पल्स के जवाब में सिस्टम का रिस्पांस पता है क्या, डिस्क्रीट सिस्टम की बात हो रही है, तो हम तमाम की तमाम इनपुट्स के लिहाज से सिस्टम की आउटपुट बता सकते हैं, क्योंकि लिनियरिटी और सुपरपोजिशन क्या कहती है कि अगर से डेल ऑफ n जो है इससे आपको आउटपुट मिल रही है y1 ऑफ n, तो जब आपके पास 2
डेल ऑफ n प्लस 1 होगा, तो आउटपुट पर वही असर होगा, क्योंकि हमने कहा ये LTI सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर y ऑफ n प्लस 1 होगा और मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, और अगर ये दोनों ऐड हो जाए तो आउटपुट्स भी ऐड हो जाएंगी। यस मैम, ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को लिखने का एडवांटेज हमें अब चल के पता चलता है। अब किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की या किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है, जो कि है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। जिस तरह भी हमने कहा कि हम अगर ब्रेक कर रहे हैं इनपुट को इन अ सब ऑफ इम्पल्सेस, तो हम आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस गिव्स अस द प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, या दिस गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। जब भी किसी सिस्टम पर हम अगर x ऑफ n इनपुट देते हैं तो सिस्टम आउटपुट देता है y ऑफ n, और हमने कहा था सिस्टम एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन है जो x ऑफ n पे काम कर रहा है। और यहाँ पे y ऑफ n होना चाहिए था, यहाँ पे x ऑफ n है। अगर हमारे पास सिस्टम पे इनपुट डेल ऑफ n अप्लाई हो, तो हमारी जो आउटपुट है उसको हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, और उसको हम लिखते हैं h ऑफ n से। यानी अगर आपने सिस्टम पे इनपुट दी एक इम्पल्स, तो दी आउटपुट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, और उनको नहीं पता होता। तो नाउ यू नो व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम? Del of n. वो तो इनपुट है, इनपुट इम्पल्स है। इम्पल्स रिस्पॉन्स को मैंने डिफाइन क्या किया? h of n H of n equals. हाँ देखिए, आपको आपसे पूछेगा ना इम्पल्स रिस्पॉन्स को, तो आप h ऑफ n क्या होता है, g ऑफ n क्या होता है? When the input is an impulse, the output of a system is known as the impulse response. The response of the system for When its input is an impulse. input impulse is known as the बिल्कुल। तो impulse response क्या होता है? दोबारा से पूछ रही हूँ, याद ज़हन नशीन हो जाए ना। A system कोई whose और? input is impulse. नहीं, सिस्टम whose input is impulse नहीं, सिस्टम की तो बेटे कोई भी इनपुट हो सकती है। when the input is an impulse, the output of the system is known as impulse response. Let's say it together. When the input is an impulse, the output of the system is known as impulse response. Impulse response. when the system input of When the an input system is is impulse, the output response Is known as the impulse response. is known as impulse is known और response. impulse is known as response impulse response. बिल्कुल सही। और impulse response किसी भी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है। आप देखेंगे कि की सारी सिस्टम प्रॉपर्टीज उसकी इम्पल्स रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती हैं, सिस्टम की आउटपुट उसकी इम्पल्स रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। तो ये जो डिस्कशन हम कह रहे हैं, ये जो हम इस चैप्टर में करेंगे, वो टाइम डोमेन प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो हम बाद में जब फ्रीक्वेंसी डोमेन फोरियर टेक्निक्स पे जाएंगे, तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे कि इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह यूजफुल है। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इसको लिखा HFN से जाता है। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? कि हमें पता है कि अगर हमारी इनपुट इम्पल्स है तो आउटपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और इनपुट अगर डिलेड इम्पल्स है और LTI सिस्टम की बात हो रही है तो आउटपुट डिलेड इम्पल्स रिस्पॉन्स है। राइट टाइम इनवेरिएंट है ना। टाइम इनवेरिएंट का मतलब है कि अगर इनपुट में k यूनिट्स का डिले आया तो आउटपुट में भी प्रोपोर्शनल डिले आया। Yes, ma'am. अब अगर हमने इनपुट को एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया, से x ऑफ k, तो x ऑफ k है, x की वैल्यू एट द kth सैंपल, तो आउटपुट पे क्या हुआ? चूंकि ये सिस्टम लीनियर है, और आपको याद है लीनियर की दो प्रॉपर्टीज थी, होमोजेनिटी और एडिटिविटी। तो ये होमोजीनियस है। इनपुट पे अगर आपने अप्लाई किया को फैक्ट, तो मैम आउटपुट पे भी तो वही आउटपुट आ वो अप्लाई हो जाएगा। गया। वो होमोजेनिटी की हम बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं इनपुट को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड इम्पल्सेस। इसका मतलब ये है कि हम आउटपुट डिटरमिन कर सकते हैं by substituting the values. The output is
y of n of the system is x of k into h of n minus k when k varies from minus infinity to plus infinity. हमने क्या किया है, डेल को इनपुट अगर इसमें ब्रेक किया, सबको ऐड और सम किया था आउटपुट को, हम सबको h को डिले और सम कर दिया. So this is the one of the most important formula for the time domain analysis of systems, and it is known as convolution. अब convolution मैथमेटिकली तो ये कह रहा कि जब हमारे पास इनपुट को अगर हमने ब्रेक डाउन किया है इनटू अ सम ऑफ इम्पल्सेस, तो आउटपुट, और हम कहते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, तो आउटपुट क्या है, द रिस्पॉन्स ड्यू टू ऑल दोस इम्पल्सेस एडेड एंड स्केल्ड. और इसकी फिजिकल इम्प्लीकेशन क्या, जब भी सिस्टम में इनपुट अप्लाई करेंगे और वो सिस्टम का आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स पता होगा, तो आप आउटपुट बता सकते हैं थ्रू यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो एनी डिस्क्राइब्ड टाइम सिस्टम दैट यू और एनी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम यू विल बी गिवन, आपको सिस्टम की या तो इनपुट और आउटपुट का पता होगा क्या है, या आपको सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स का पता होगा क्या. अब इनपुट और आउटपुट का क्या फायदा है, ये हम बाद में बात करेंगे. अगर हमें इनपुट और आउटपुट पता हो तो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर कि जिस हम बात कर रहे हैं. Okay, ma'am. क्लास, इज इट क्लियर? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब अभी हमने इंट्रोड्यूस हुए हैं टू द फॉर्मूला ऑफ कॉन्वोल्यूशन. और जो कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है, हमने देखा है कि अब उसको किस तरह लिखा जा रहा है. अब इस कॉन्वोल्यूशन के फॉर्मूला पर अगर आप गौर करें, ये हमने अप्लाई करना है और हमें सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन सिस्टम्स. अगर आप गौर करें इस फॉर्मूला में, तो आपको नज़र आ रहा है कि हम कन्वेंशनली टाइम में एक वेरिएबल लेते थे जो कि n होता था. अब की आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है? यस. कहाँ Yes, से ma'am. नहीं आ रही थी? कहाँ से नहीं आ रही थी? मैम जहाँ से अप्लाई करने की आप बता रही थी कि यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसकी दो की फीचर्स हैं. एक तो फीचर ये है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो, अगर हमें किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, यानी h ऑफ n गिवन है, तो हम आउटपुट डिटर्मिन कर सकते हैं सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू दैट इम्पल्स रिस्पॉन्स. अब हम कैसे कर सकते हैं, जिस तरह भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, कि अगर हमें पता है, बल्कि ये स्लाइड थी मेरा ख्याल है, कि अगर हमें पता है कि डेल ऑफ n की आउटपुट क्या है, अगर y1 ऑफ n इसकी आउटपुट आई है, अगर एक इम्पल्स के रिस्पेक्ट से, तो दूसरी इम्पल्स के रिस्पेक्ट से वही आउटपुट डिले हो जाएगी, तो होमोजेनिटी भी अप्लाई होगी, रिट्रीविटी भी होगी. तो इसलिए हम ओवरऑल सिस्टम की आउटपुट प्रोडिक्ट कर सकते हैं क्या. अब इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम प्रैक्टिकली, हमारे पास जब भी कोई सिस्टम होता है उसका हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन होता है. एवरी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n. एवरी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t. जहाँ पे h ऑफ 1 या h ऑफ t क्या है, कि अगर इनपुट x ऑफ t है कंटिन्यूअस टाइम, तो आउटपुट जो है वो से y ऑफ t है, और जब इनपुट डेल ऑफ t है तो आउटपुट h ऑफ t है. एंड सो इज ट्रू फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. तो आप देखेंगे बहुत सारी दफ़ा पर जब आप सिस्टम आपके पास गिवन होता है ना, तो सिस्टम के ऊपर h ऑफ t या h ऑफ n गिवन होता है. और हमारे पास जब भी कोई सिस्टम गिवन होगा और हमने आउटपुट डिटर्मिन करनी होगी सिस्टम की, आइदर वी विल बी गिवन h ऑफ t और वी विल बी गिवन x ऑफ t एंड y ऑफ t, या x ऑफ n एंड y ऑफ n. और हम जब हम कन्वोल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर x ऑफ t और y ऑफ t गिवन हो तो हम h ऑफ t कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं. अब
फिजिकली या वैसे जो आपकी कॉन्वोल्यूशन, उसका क्या फ़ायदा कि अगर आपके पास ये कॉन्वोल्यूशन एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि अगर आपका कोई भी सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, उसकी आप आउटपुट डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हम देखें तो हमारे पास दो फीचर्स हैं, दो वेरी इंडेक्सेस हैं, एक k है और एक n है। और आप देखें तो y जो है y ऑफ n है। तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला कि किसी भी टाइम y ऑफ n की आउटपुट किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं गिवन इनपुट। तो उसके लिए हमें दो स्टेप्स करने पड़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज चेंज ऑफ वेरिएबल। और द सेकेंड स्टेप इज फ्लिप एंड शिफ्ट। अब एंड ओवरलैप। अब हम देखें इन जो बातें लिखी हैं उनका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जो कॉन्वोल्यूशन उसको इस तरह भी लिखते हैं हम, x ऑफ n कन्वॉल्व h ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n। एक तो फॉर्मूला था ना, एक मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास x ऑफ n गिवन है, इसकी वैल्यूज क्या हैं 3, 4.5, 6 और 0, यानी इसकी तीन वैल्यूज और x ऑफ n को हम प्लॉट कर सकते हैं। कैसा प्लॉट होगा x ऑफ n? एक वैल्यू 3, एक 4.5 और एक 6, और ये वैल्यूज कहाँ होंगी 1, 2, 3 पर। यहाँ तक सही है? एक्स ऑफ एन तो प्लॉट कर सकते हो ना आप लोग अब? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एच ऑफ एन किस तरह प्लॉट होगा? एच ऑफ एन किस तरह प्लॉट होगा? मैम एन वन जब 0 से तक है तो उसमें एन माइनस के ऊपर की वैल्यू है। जी मुझे समझ नहीं आपका सवाल, आप क्या कह रही हैं? मैम जब n 0 से 2 के दरमियान है तब 1/3 वैल्यू है उसकी। और भी कोई बोल रहा था, कोई स्टूडेंट बोल रहा था, शायद जिया ही था। जिया आप बोल रहे थे कुछ जवाब? यस मैम। मैम 1 के ऊपर 1/3 आ जाएगी, बाकी सारा 0 हो जाएगा। क्यों? 0 से लेके लिमिट यहाँ तो पे, इसकी 0 से 2 तक है ना। हाँ यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है, लेस देन नहीं है खाली। मैम वो, हाँ ठीक है। है ना? तो इसका असल मतलब में n। मैम हाँ जी। ये समझ रहा था कि 0, क्योंकि 0.5 तो एन के नंबर होते नहीं है, तो 0 और 2 और 0 के दरमियान 1 नहीं बचता है, तो इसलिए मैं कह हाँ रहा था 1 के नहीं, ऊपर। लेस नहीं है क्योंकि इक्वल है, इसलिए इस तरह लिखा था ताकि कंफ्यूज हो आप लोग। कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया ताकि आप लोगों को अप्लाई करना है। तो हमारे पास एच ऑफ एन की तीन वैल्यूज हैं जो कि 1/3, 1/3 और 1/3 में। कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या कह रहा है? y ऑफ n जो है दैट इज इक्वल टू x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k, एंड k वेरीज फ्रॉम -∞ टू +∞। और हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपने वेरिएबल को चेंज कर लिया है टू k। तो हम क्या करेंगे, हमारे दोनों जो फंक्शंस हैं इनको हमने डिस्क्राइब कर दिया विद रिस्पेक्ट टू k। तो अब x ऑफ n भी x ऑफ k मैंने लिख दिया यहाँ पर, और h ऑफ n को भी मैंने h ऑफ k कह दिया। अब सेकंड क्या है स्टेप? फ्लिप एंड शिफ्ट h ऑफ k। h ऑफ k को आपने h ऑफ n माइनस k बनाना, और जितना ये यूनिट शिफ्ट होगा वही वैल्यू आपको y की मिल रही होगी। h ऑफ n माइनस k का क्या मतलब होता है? अब आपका वेरिएबल k है, तो h ऑफ माइनस k क्या होगा? के शिफ्ट हुआ है। हाँ नहीं, h ऑफ, पहले तो h ऑफ माइनस k बना लेते हैं, ठीक है। h ऑफ माइनस k यूं बना 1/3, 1/3 एंड 1/3, राइट। अब इसको आपने शिफ्ट करना है, ये n माइनस k है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये किधर शिफ्ट होगा? से +3 है या +1 है, ये किधर शिफ्ट होगा?
मैम राइट साइड। शाबाश, क्यों होगा राइट पे? क्यों राइट पर होगा? मैम पहले हमने फ्लिप की है ना, तो फ्लिप शाबाश, माइनस बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने कहा था जब फ्लिप जब होता है सिग्नल तो शिफ्ट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तब एन का अगर एन पॉजिटिव है, वैसे तो पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब था कि लेफ्ट होना था अगर आपके पास फंक्शन टाइम शिफ्टेड नहीं था, लेकिन चूंकि फंक्शन अब टाइम शिफ्टेड हो गया तब आपका प्लस का मतलब है राइट शिफ्ट हो रहा है और नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो फॉर दिस फंक्शन एन की जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ग्रेटर देन 0 वो आपको दे रही हैं शिफ्ट राइट, और जो एन की नेगेटिव वैल्यूज हैं विच इज लेस देन 0 वो दे रही हैं शिफ्ट लेफ्ट, और एन की जो वैल्यू 0 है इसका मतलब है सिंपली सिग्नल फ्लिप हुआ हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ हुआ। और अब हमने क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन सम डिटरमिन करना है। कॉन्वोल्यूशन सम को डिटरमिन करने के अब क्या क्या मेथड है, सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला, ग्राफिकली या फ्लिप एंड स्लाइड मेथड। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है तो हम ग्राफिकली करने लग जाएंगे। निकाल इसमें ग्राफिकली ही ना, पहले ग्राफिकली करते हैं। अब ग्राफिकली एक्स फंक्शन जो हमारा एक्स ऑफ एन है वो क्या था, बल्कि एक्स ऑफ के फंक्शन क्या था आपका 3 4.56 at 1 2 3 1 2 3 3 4.5 एंड 6 और ये इंडेक्स के है। जो हम फंक्शन हमने y ऑफ h ऑफ n माइनस के बनाया वो क्या बन रहा है 1/3 1/3 1/3 और इसका गेन वेरिएबल k है और ये फंक्शन है h ऑफ n माइनस के। यहाँ तक ठीक है? यस मैम। अच्छा अब जरा गौर कीजिए, ये फंक्शन की वैसे लेंथ क्या थी 3 थी। अगर हमने h ऑफ k बना रहे थे तो h ऑफ k जो था वो यूं था 0 1 2 पर था 1/3 1/3 1/3। जब हमने इसको फ्लिप किया था तो ये पॉइंट -2 बन गया था, ये पॉइंट -1 बन गया, ये पॉइंट 0 है। और जब हमने इसको शिफ्ट किया n यूनिट्स तो इसकी हर वैल्यू में n ऐड हो गया, तो ये पॉइंट बन गया 0 + n। शिफ्ट में यही होता है ना, क्या ऐसा ही है? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो ये हमारे पास अब ये वाली वैल्यू 1/3 एग्जिस्ट कर रही है n पर, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है n-1 पर, और ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है n-2 पर। अच्छे तरीके से लिख लिया। और ये h ऑफ n माइनस के है। अब हमने क्या करना है, x ऑफ k और h ऑफ n माइनस के को मल्टीप्लाई और ऐड करना है, क्योंकि हम समेशन चाह रहे थे। हमारे पास y ऑफ n क्या था, किसी भी पॉइंट पर जितने भी यूनिट्स n शिफ्ट हुआ है समेशन k -∞ to +∞ x ऑफ k h ऑफ n माइनस के। अब अगर हम इन दोनों फंक्शंस पर गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि जब तक इस n की वैल्यू 1 नहीं हो रही तब तक तो आपकी जितनी मर्जी वैल्यूज ओवरलैप करें आंसर 0 ही बन रहा है। कैसा है? यस मैम। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस फंक्शन को इतना शिफ्ट करना है, n को इतना शिफ्ट देना है कि n की वैल्यू अब 1 आ जाए, है ना, n की वैल्यू 1 आ जाए। तो जब n की वैल्यू हम इसको शिफ्ट करते हैं और n की वैल्यू 1 होती है तब हमारी सिर्फ एक वैल्यू ओवरलैप करी जो ये है। तो से हमें नजर आ रहा है कि पहली वैल्यू मिल रही है हमें n इज इक्वल टू 1, और वो क्या वैल्यू मिल रही है, जस्ट वन वैल्यू 3 इज ओवरलैपिंग विद दिस n इज इक्वल टू 1। तो हम जो सारा समेशन का फॉर्मूला जिसे हमने प्रोडक्ट लिया और उनको ऐड किया है उसमें हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू y ऑफ n की, y ऑफ 1 क्या मिलेगा 3 3 into 1/3, ये दूसरा 1/3 का ना विच इज इक्वल टू 1।
यहाँ तक एग्रीड है? मैम ये जो 3 वाला ये लास्ट पॉइंट है ना, ये काइंडली रिपीट कर दें। जी बच्चे देखो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यस फिर मैम। सारा रिजल्ट ऐड हो रहा है। तो जब ये एक्स ऑफ के एच ऑफ 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसकी 1/3 वैल्यू और इसकी 3 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हुई, यस मैम। तो फिर क्या हुआ, आपको आंसर 1 मिल गया। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा चलें मैं ना अब एक रंग फर्क करती हूँ पेन का, ताकि ना हमारे पास थोड़ी सी क्लैरिटी आए मजीद। से अब हमारे पास n2 हुआ, n जब 2 हुआ यानी ये पॉइंट 1 यूनिट और आगे शिफ्ट हो गया, तो अब ये 1/3 और ये 1/3 दोनों है। अब ये वाला फंक्शन क्या है, h ऑफ 2 माइनस के, तो n इज इक्वल टू 2 पर या y2 हमारे पास क्या आएगा, ये 1/3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई और ये 1/3 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या हो रहा है 3 इंटू 1/3 एक वैल्यू प्लस 4.5 इंटू 1/3। मैम 1 प्लस 1.5 आ जाएगा। वो 2.5 होगी वैल्यू। फिर एक और यूनिट शिफ्ट किया, n इज इक्वल टू 3 किया, अब तीनों वैल्यूज ओवरलैप कर रही हैं, है ना। अब Yes, अगर जब ma'am. n इज इक्वल टू 3 हो जाए तीनों वैल्यूज ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास y ऑफ 3 क्या बनेगा, 3 इंटू 1/3 प्लस 4.5 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू 1/3, उप्स तो 6/3 कर लेते हैं, मैम 4.5 आ जाएगा। 4.5 बन गया, ठीक। अच्छा अब जब मजीद हमने शिफ्ट किया इस फंक्शन को जब हमने मजीद इसको शिफ्ट किया तो क्या हुआ, n इज इक्वल टू 4 पर, n इज इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट जो है ये आ गया 4 पर, ये पॉइंट आ गया 3 पर और ये पॉइंट आ गया 2 पर। अब फंक्शन डिफाइन किस रेंज में है, जो एच एक्स ऑफ के है वो डिफाइंड है 1 2 3 पर, तो ये वाली वैल्यू तो अब जो आउटर ये आउट हो गई, जो ये वाली वैल्यू जो है ये आउट हो गई, और अब ये दो जो इम्पल्सेस हैं 3 और 2 वाली ये ओवरलैप करी इनसे, तो y ऑफ 4 क्या बना, दिस इम्पल्स multiplied by this, so 1/3 into 3 plus 1/3, sorry 1/3 into 4.5 plus 1/3 into 6। जब ये इम्पल्स बाहर हो गई तो 3 वाले पॉइंट से इम्पल्स मल्टीप्लाई हो रही है 6 पर और 2 वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई इम्पल्स 4.5 पर। सिमिलरली जब आपने मजीद एक पॉइंट का शिफ्ट दिया तो अब क्या हुआ, ये दोनों इम्पल्सेस आउट हो जाएंगी और सिर्फ ये एक इम्पल्स होगी जो ओवरलैप पूरी होगी 6 के साथ। तो यही जो मैं सारी बात आपको कह रही हूँ ये यहाँ पर नहीं हुई हुई। आप जब इस पूरे फंक्शन को नेक्स्ट वैल्यू पर जब शिफ्ट करोगे, यानी जब ये आपके पास ये आखिरी वाली इम्पल्स भी जो है, ये जो आपके आखिरी इम्पल्स है which is this impulse, when this last impulse gets out of this 3, यानी जब आपका n-2 जो है that becomes greater than 3, तो अब आपको कोई ओवरलैप नहीं होगा। तो इसका मतलब है n is greater than 5 पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और हमें आखिरी वैल्यू जो है वो y5 पे मिलेगी। पूरी क्लास खामोश है। नहीं मैम सुन रहे हैं। मैम ये दोबारा एग्जांपल शुरू से एक दफा बताना है। मैं फिर तुम लोग को अगर 4 बजे से ऊपर हो गया, मैं तो कराने पे तैयार हूँ, तुम लोग करने वाले हो। मैम रिकॉर्डिंग हो रही है, बस करवा रहे हैं। अच्छा चलो, और ये अच्छी बात है। जरा मैं कोई खाली स्क्रीन ढूंढती हूँ, अभी करा रही हूँ, दोबारा एग्जांपल करा रही हूँ। मैम छुट्टी दे दे। हद हो गई, देखो छुट्टी है, जाओ
जो सुनना चाह रहे हैं ना, क्योंकि कल हिस्सा आगे हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना जिन्हें छुट्टी लेनी है, और जिन जिन एक आध का दिल कर रहा है कि एग्जाम्पल लिखो मैं दोबारा करा दूं तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब ने चला जाना है तब भी मैं रिकॉर्ड करके एग्जाम्पल डाल देती हूँ। मैम आप पढ़ाएं, जिसने जाना जाए। यस मैम। ठीक है नहीं मैं सब करवा दें, कोई बात नहीं। चलो चलें, अब हमारे अब जो नहीं पागल है। नहीं, चलो मुझे किसी मैम की, अच्छा करवा मजे की देंगे। बात ये है जो मुझे ना कोई कोई अगर कोई शर्मिंदा हो रहा है कि कोई पॉइंट स्कोर कर रहा है, कोई ना, मुझे किसी सवाल ज़्यादा कि मुझे पूरी क्लास में किसी की आवाज़ का नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए ना मुझे इसको किसी का रोल नंबर नजर आता है, आएंगे तो ठीक है। तो जो बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो बच्चे बेचारे मेरे फेवरेट होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उनको मुकाम में ज़्यादा देती हूँ, तो अच्छे फेवरेट नहीं होना चाहिए टीचर्स का। अच्छा खैर, अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है एक्स ऑफ एन था हमारे पास, और मैं ग्राफिकल चूंकि बता रही हूँ इसलिए मैं ग्राफिकली प्लॉट कर रही हूँ, जो कि क्या था 3, 4.5 और 6, मतलब मैं छोटा इसलिए बनाया है ताकि अब हम इस पूरी स्क्रीन पर अपना न्यूमेरिकल कर सकें। और दूसरा फंक्शन था हमारे पास एच ऑफ के, जो कि था 1/3, 1/3 और 1/3, और हमने कॉन्वोल्यूशन करनी थी इन सीक्वेंसेस की। हमने देखना था कि अगर ये इनपुट अप्लाई हुई है इस सिस्टम पर तो आउटपुट क्या, तो आउटपुट हमें पता है क्या होती है, आउटपुट इज गवर्न्ड बाय द कॉन्वोल्यूशन फॉर्मूला व्हिच सेज y of n is equal to k is minus infinity to infinity x of k h of n minus k। तो हम लोगों ने कहा कि इसको देखकर हम, इस फॉर्मूला को देखकर हम कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या कहता है कि सबसे पहले जो स्टेप्स हैं हमें क्या फॉलो करने पड़ते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, हम वेरिएबल n को k बना देते हैं, फिर हमें नजर आ रहा है कि h जो है वो माइनस k हुआ और फिर उसके बाद वो n यूनिट शिफ्ट हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम h ऑफ k को h ऑफ n माइनस k, h ऑफ माइनस k बना देते हैं, इन्हें फ्लिप करते हैं, और ये h ऑफ माइनस k हो गया। अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप हो गया चेंज ऑफ वेरिएबल, दूसरा स्टेप हो गया h ऑफ k को फ्लिप किया, फ्लिप h ऑफ k। अब जो तीसरा स्टेप है वो क्या है कि हमने बेसिकली h ऑफ k को स्लाइड करना है बाय n यूनिट्स, या शिफ्ट करना है बाय n यूनिट्स, और जो जिस पॉइंट पर ये कितना शिफ्ट होगा वो हमें आउटपुट की वैल्यू देगा। मैम प्लीज दोबारा समझा दें। जी, आपने h को h ऑफ n माइनस k बनाना है, यहाँ पर n जो है वो शिफ्ट बता रहा है, कितना शिफ्ट बता रहा है ना, आप देखो कोई भी वेरिएबल है, y ऑफ 1 माइनस t का क्या मतलब था कि जो भी आपका फंक्शन y ऑफ t था उसको आपने पहले तो फ्लिप किया और फिर 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया। अगर मैं y ऑफ अल्फा माइनस टी कहूँ तो y ऑफ अल्फा माइनस टी का क्या मतलब है कि जो भी वेरिएबल y ऑफ t हमें गिवन है इसको हमने फ्लिप किया और अल्फा यूनिट शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा शिफ्ट राइट या शिफ्ट लेफ्ट होगा। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो शिफ्ट राइट होगा, अल्फा अगर नेगेटिव है तो शिफ्ट लेफ्ट होगा। ये क्यों है हमने क्लास में पहले भी अभी भी डिस्कस किया, और वरना आप शिफ्टिंग वाली लेक्चर्स दोबारा देख लीजिएगा एक दफ़ा, कैसा क्यों है कि नेगेटिव पे राइट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव पे सॉरी राइट शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, तो अब मैम हमने ऊपर सेकंड x के और नीचे y n जो फंक्शन है, y n फंक्शन किधर से आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन में है ये क्या? नीचे y कहाँ लिखा है, h लिखा हुआ है, y किधर लिखा हुआ है? मैम वो आउटपुट जो फाइंड करने हैं। ये कह रहे हो ये लेफ्ट पे y ऑफ n है ये वाला? यस मैम। यस मैम, इसी लेकिन का पूछ रहा आउटपुट है। है ना,
ये तो मैंने अभी एरो से बनाया है कि आपके पास, हमने जब एच ऑफ के काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमने कहा एच ऑफ के क्या है, जब इनपुट इम्पल्स है तो आउटपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स, और कोई भी सिस्टम कैरेक्टराइज किया जाता है बाय इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो दुनिया में आपको कोई भी सिस्टम गिवन होगा जिसकी आपने आउटपुट डिटर्मिन करनी है, या आपको एच ऑफ के गिवन होगा या एक्स और के और वाई ऑफ के गिवन होगा। तो ये मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम करें तो हमें एच ऑफ के गिवन है। अब आपको कहा है कि एक सिस्टम है जिसका ये एच ऑफ के है, तो आपने बताना है कि इसका आउटपुट क्या है व्हेन द इनपुट इज एक्स के इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। हमें पता है कि अगर हमें एक्स ऑफ के पता है और एच ऑफ के पता है तो हम वाई ऑफ एन डिटर्मिन कर सकते हैं बस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन कन्वोल्यूशन फार्मूला। क्या इससे आपका सवाल का जवाब हो दिया जा रहा है जो आपने सवाल पूछा है? यस मैम, पता लग गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या हुआ है कि हमने एच ऑफ के को फ्लिप किया, और फ्लिप के बाद अब हमने इसको शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने की इससे क्या है कि जहाँ जहाँ एक्स के और एच ऑफ के की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी, हम उन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे और वाई की वो आउटपुट निकाल देंगे। अब वाई की इनपुट किस वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करी होगी जो ये शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम एच ऑफ एन माइनस के बनाते हैं। जब हमने शिफ्ट पढ़ी थी तो हमने कहा था शिफ्ट हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हर वैल्यू में उतने यूनिट्स ऐड हो जाते थे या सब्ट्रैक्ट हो जाते थे डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट किस डायरेक्शन में है। तो इस एच ऑफ के से हम एच ऑफ एन माइनस के को यूँ लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज एट एन, दिस वैल्यू इज एट एन माइनस 1 एंड दिस वैल्यू इज एट एन माइनस 2। मैम एक मिनट मैम, ये वाई एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ के इज इक्वल टू इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, ये किधर से आया है? बेटे फॉर्मूला है, आप क्लास में अभी ज्वाइन किया। ये मैम ये फॉर्मूला हम पीछे बहुत ये डिटेल आप में एक्सप्लेन फॉर्मूला कर पढ़ा है। चुके हैं, ये रिकॉर्डिंग देख ये लेगा मैम। आपने कहा था कॉन्वोल्यूशन अगर सम कोई में बहुत बार बार डिटेल में ये फॉर्मूला एक्सप्लेन है पिछली ओके स्लाइड में। मैम। मैम आपने कहा था अगर कोई बार बार रिपीट करे तो आपने याद करवा देना है वो बिल्कुल सही पिछली। किया, शाबाश, बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये तो बहुत दफा हो चुका है। हम तो उस न्यूमेरिकल को दोबारा सारे स्टेप्स एक दफा रिवाइज करें। अगर हम दोबारा फॉर्मूला पे आ जाएंगे तो आप दोबारा लेक्चर्स देख सकते हो। अब हमने ओके कहा मैम। ठीक है, अब एच ऑफ एन माइनस के आपने बनाना है। तो एच ऑफ एन माइनस के क्या है कि हर वैल्यू में एन ऐड हो गया, तो -1 प्लस एन को मैंने n माइनस 1 लिख लिया, जरा इतना आसान है। -2 को हमने n माइनस 2 लिख लिया क्योंकि लिखना आसान है। अब हमने क्या किया, हमने इस h ऑफ n माइनस के को x ऑफ k के साथ मल्टीप्लाई करना है, और हर स्टेप पे जो आंसर आ रहा है उसको ऐड करके आउटपुट बतानी है क्या। अब अगर हम गौर करें x ऑफ k पर, तो हमें नजर आ रहा है कि x ऑफ k की पहली वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी somehow this n has to come at 1, क्योंकि अगर ये n 1, अगर हम इसको राइट शिफ्ट करें, अगर ये n हम लेफ्ट शिफ्ट करें तब तो कभी भी कोई वैल्यू ओवरलैप होएगी नहीं। वी विल बी मल्टीप्लाइंग जीरोस बाय सम वैल्यू। और इसको अगर हम राइट शिफ्ट करें सिर्फ तब हमारी वैल्यूज ओवरलैप करना शुरू करेंगी। वी विल स्टार्ट गेटिंग अ प्रोडक्ट ओनली व्हेन द वैल्यूज ओवरलैप, राइट। तो पहली वैल्यू कब ओवरलैप करेगी, जब ये n की वैल्यू 1 होगी। तो जब n की वैल्यू 1 होगी या y ऑफ 1 होगा, तो उस पहली ओवरलैप की कंडीशन को हम बना सकते हैं कैसे, दिस इज 3, 4.5 एंड 6, द फर्स्ट वैल्यू इज 1, 2, 3, और अब ये वाला h ऑफ n की पहली वैल्यू आ गई 1 पर, 1, 0, -1, n माइनस 2, 1 माइनस 2 -1 होता है, और ये 1/3 वैल्यूज थी। मैम बेसिकली ये जो दो हमारे पास सिग्नल्स हैं, ये एक दूसरे की तरफ मतलब ट्रांसलेट हो रहे हैं, जैसे एक गाड़ी दूसरे को क्रॉस करती है तो उसी तरह हाँ, वो। लेकिन एक गाड़ी खड़ी हुई है, एक गाड़ी खड़ी हुई है, अच्छा एक्स ऑफ एन खड़ा हुआ, एच ऑफ एन क्रॉस कर रहा है इसको। सोच ये सकते हो, एच ऑफ एन जो है ना वो फ्लिप हुआ है, पहले उसने उल्टा हुआ, फिर वो स्लाइड होना शुरू हो गया आगे, एक्स वही है, ठीक है। इवेंचुअली हो यही रहा है, जब किसी सिस्टम पे इनपुट अप्लाई किया तो ठीक इनपुट है। सिस्टम से पास करी है ना, सिस्टम तो अपनी जगह पड़ा हुआ है, इनपुट पास यस होती जा रही है और वो यस आगे करती जा रही है। तो पास होकर किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये वो हो रहा है।
ओके मैम। अच्छा अब हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, y पहली वैल्यू क्या आई, चूंकि सिर्फ एक ही सम एग्जिस्ट कर रहा था, जो कौन सी वैल्यू थी, x ऑफ 1 इंटू h ऑफ 1, तो हमें आंसर मिल गया 1/3 और इंटू 3 विच इज 1। नेक्स्ट वैल्यू व्हेन, अब इसको अब हम राइट, हमें नजर आ रहा है कि जब राइट शिफ्ट होगा सिर्फ तभी ओवरलैप होगा, तो हम इसको मजीद एक यूनिट राइट शिफ्ट करते हैं, तो अब क्या हो जाएगी, जो ये वाली वैल्यू 1 मैम वाली आ 1/3 जाएगी। किस तरह है? बेटा इसकी वैल्यू थी 1/3, ये देखो क्या h ऑफ k गिवन है, फॉर गॉड सेक। ओके मैम। ठीक है, तो अब ये 1/3, ये तो था पहले सेकंड से 1/3, ये 1/3 के अलावा h ऑफ k कुछ नहीं हुआ। अब इधर भी 1/3 लिखूं, फिर आपको इधर जाना कैसे आ गया। अब हम जब ये एक यूनिट मजीद राइट शिफ्ट हुआ, अब ये क्या बन रहा है, h ऑफ 2 माइनस k, या हम n इज इक्वल टू 2 पे y ऑफ 2 डिटर्मिन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या बन रही है, x, अब x ऑफ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, और दूसरी वैल्यू x ऑफ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो हमें वैल्यू क्या मिली, 3 इंटू 1/3 प्लस 4.5 इंटू 1/3, जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी मेरा ख्याल है 2.5। यस मैम। ठीक है, अब इसको मजीद एक पॉइंट आगे शिफ्ट किया, अब जब मजीद एक पॉइंट आगे शिफ्ट किया, यानी h ऑफ 3 माइनस k बनाया हमने, तो अब क्या हो गया, अब ये तीनों के तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों x से ओवरलैप कर रहे हैं, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 पे y3 क्या आया, 3, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ, 3 इंटू 1/3 प्लस, मैम 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई तो आंसर हमें 4.5 मिल गया। अब ये राइट ही शिफ्ट होता जा रहा है। अब अगले स्टेप पर जब ये, अच्छा, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या बन रही थी, 1 2 3, अब मजीद एक पॉइंट आगे शिफ्ट किया, h ऑफ 4 माइनस k क्या बना, या y ऑफ 4 पे क्या होगा, 6.5। 3.5 बिल्कुल, बनेगा। अब ये निकल गया बाहर, ये पॉइंट अब बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या रह गई वैल्यूज, यानी बाहर निकलने का मतलब ये है कि ये 4 पर आ गया, 1.3 पर है और 1.2 पर है, कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन जब इस 4 ने 0 से मल्टीप्लाई होने, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू 0 थी, तो हमें 0 ही मिल जाना। यस मैम। तो अब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 पर y4 क्या आया, 4.5 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू 1/3, और मुझे किसी ने कहा है 3.5 आ रहा है। अब h ऑफ 5 माइनस k क्या बना, मैंने कहा मैम 3.5 आ रहा है, ये मैम आगे 2 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब हमारे अब वैल्यूज किस पर आ रही हैं, 3 4 5 पर, तो n इज इक्वल टू 5 पर y5 क्या बन रहा है, 2। 6 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 2, और उससे बागी अगर हम n इज इक्वल टू 6 पे देखेंगे तो हमें आंसर 0 मिल जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमें y ऑफ n की क्या वैल्यूज मिली, 1 2.5 2.5 4.5 3.5 and 2, and these values start from 1 and they go till 5 2 3 4 5, and this is our result. So जब आपके पास दो फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस होंगे तो आप देखेंगे शुरू में उनका पार्शियल ओवरलैप हो रहा है, फिर देखें पार्शियल थोड़ा कोई पार्ट ओवरलैप कर रहा था, शुरू के पॉइंट्स हैं, फिर फुल का ओवरलैप हुआ, और फिर पार्शियल ओवरलैप हुआ, फिर नो ओवरलैप हुआ। तो किसी भी दो फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस में हम दो रीजन्स डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी 5 रीजन्स डिफाइन कर सकते हैं, नो ओवरलैप, partial overlap, full overlap, partial overlap, and no overlap. So this concludes our discussion for convolution being done graphically. मैं आप लोगों को स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी कि जो लेक्चर ये अभी अपलोड होगा आप इसको पढ़ें, ताकि कल हमने बाकी दो मेथड्स देखने हैं, जो हमने एनालिटिकली किया और ये फ्लिप एंड स्लाइड किया। फ्लिप एंड स्लाइड तो आसान है, जो सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला ग्राफिकली हमने कर लिया, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल मेथड है, तो कल हम देखेंगे कि क्या मैथमेटिकली भी करके ये वैल्यूज आती हैं या नहीं आती।
अगर किसी का Okay, कोई ma'am. सवाल है, हाँ, जो रिपीटेशन नहीं है किसी सवाल की तो पूछ सकता है, फिर मैं लेक्चर खत्म कर दूंगी। मैम वो मतीउल्लाह का बताना था 03, उसके फादर की काफ़ी तबीयत ख़राब है, उनका ब्रेन ट्यूमर है, तो चलो, अल्लाह इसलिए ताला वो उनको ना आज शिफाए कामिला अता करे। क्लास नहीं ठीक ले है, सका, तो वो उधर गया था। चलें आप सब भी उसके अब्बू मतीउल्लाह के वालिद साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता करे, आमीन सुम आमीन, और उनको लंबी उम्र और सेहत दे। और फिर आमीन। इंशाअल्लाह ताला हाँ अगली क्लास में हम फिर इकट्ठे क्लास अटेंड करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज।